साउथ अफ्रीका क्रिकेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोकर है। हमने सब कुछ दे दिया था, प्रॉब्लम ये थी कि प्रेशर सिचुएशन नहीं जीत पाया। ऐसा आपको लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। साउथ अफ्रीका ने किस टीम को कहां जाके नहीं हराया? ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में, इंडिया को इंडिया में। ये तो सिर्फ साउथ अफ्रीका पर इल्जाम तराशियां चल रही हैं, बल्कि हकीकत में तो सबसे बड़े चोकर हम खुद ही बने बैठे हैं। क्या है? क्या 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 What the? है नहीं? हाँ, आओ बताता हूँ कि कब कब हमने आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मैचेस में अपनी लुटिया डुबवाई है। लोगों ने मजबूर कर दिया मुझे, होना खेड़ी नहीं तो मार देना। 99 World Cup final. What went wrong there, Wasim? Nothing. We just I think got froze. ये 6-8 प्लेयर का टोला है, ये ग्रुपिंग करता है, ये इनको कप्तानियों के नशे हैं। थोड़ा जा सोच के लिख लिया करो। Okay. Actually, this is embarrassing. ये वो प्लेयर है जो किसी यंगस्टर को आने नहीं देते हैं। इस शर्म आती है ऐसे चीजें पढ़ के कि लोगों की सोच क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हमें शुरू से यही बताया गया है कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोकर है, क्योंकि आज तक उन्होंने ना तो कोई आईसीसी T20 वर्ल्ड कप और ना ही आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है। और हमने भी ऐसा ही देखा है, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल हो या फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल, साउथ अफ्रीका हमेशा क्रूशियल मोमेंट्स पर आकर चोक कर जाती है और मैचेस हार जाती है। लेकिन क्या कभी हमने अपने गिरबान में झांककर देखने की कोशिश की है कि आज तक हमने कितने आईसीसी नॉकआउट मैचेस हारे हैं? नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना। हम एक आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, एक T20 वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी तो जीत चुके हैं, इसलिए कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप्स में 7, T20 वर्ल्ड कप्स में 4 और चैंपियंस ट्रॉफी में हम 2 नॉकआउट मैचेस हार कर बैठे हुए हैं। तो आपका सवाल होगा कि आखिर हम ये नॉकआउट मैचेस हारे क्यों? क्या हमारी टीम अच्छी नहीं थी, हमारे पास प्लेयर्स अच्छे नहीं थे? तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे वजह कुछ और है और वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन वो जानने से पहले ये जान लो कि आखिर हमने कब कब और किस किस टीम के अगेंस्ट किस किस इवेंट के नॉकआउट मैचेस में चोक किया है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं 1979 से। तो क्रिकेट हिस्ट्री का सेकंड ओडीआई वर्ल्ड कप 1979 में इंग्लैंड में खेला गया था, जिसमें अनएक्सपेक्टेडली पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया था और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन आप इस चीज को हमारी बदकिस्मती कह सकते हो कि उस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हमारा मुकाबला उस वक्त की माइटी वेस्ट इंडीज से हो गया और वेस्ट इंडीज ने हमें वो सेमीफाइनल मैच हरा दिया। उसके बाद आया 1983 ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसमें एक दफा फिर किसी को भी हमसे कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करते हुए एक दफा फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेकिन एक दफा फिर हमारी बुरी किस्मत के सेमीफाइनल में काली आंधियां हमसे टकरा गईं और वो हमें उड़ा कर ले गईं और हम एक दफा फिर सेमीफाइनल मैच हार गए। अब लगातार 2 दफा हम सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज से हार चुके थे और इसके बाद 1987 में क्रिकेट हिस्ट्री का 4th ओडीआई वर्ल्ड कप खेला गया। ये ओडीआई वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंडिया में खेला गया था और हर किसी को यही लगता था कि यही दोनों टीम्स इस वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। लेकिन हो सब कुछ इसके बिल्कुल उलट गया। इंग्लैंड ने इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1987 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद हमारा दिल एक दफा फिर टूट गया और उसके बाद किसी को भी हमसे कोई इतनी खास उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाना था और हस्बे मामूल पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जाकर ग्रुप स्टेजेस में बहुत ही बुरा परफॉर्म किया। लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हराकर इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद क्या हुआ वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आया 1996 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जो कि एक दफा फिर पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे थे और एक दफा फिर हर किसी को यही लगता था कि पाकिस्तान और इंडिया इस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही लोगों के ख्वाब टूटने वाले थे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप 1996 के क्वार्टर फाइनल में टकराने वाले थे। इससे ये बात तो साफ होगी कि ये दोनों तो वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे। उस ओडीआई वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान कंफर्टेबली उस टारगेट को चेस कर रहा था और लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। लेकिन हस्बे मामूल हम इंडिया के अगेंस्ट जैसे वर्ल्ड कप के मैचेस में चोक कर जाते हैं, हम वहां पर भी चोक कर गए और इंडिया से वो क्वार्टर फाइनल मैच हार गए। जिसके बाद आया 1999 ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसमें एक दफा फिर पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेजेस में अच्छा परफॉर्म किया और उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेकिन यहाँ पर हर किसी को एक दफा फिर यही लगता था कि पाकिस्तान इस ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ही हारेगा और बाहर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने किया इसके बिल्कुल उलट। पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेकिन फाइनल में एक दफा फिर हमारा मुकाबला माइटी ऑस्ट्रेलिया से हो गया। हमें ये उम्मीद थी कि हम 1987 ओडीआई वर्ल्ड कप का बदला ऑस्ट्रेलिया से बराबर करेंगे ये फाइनल मैच हराकर,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और हमें इस फाइनल मैच में बड़ी आसानी से शिकस्त दे डाली। जिसके बाद 2003 और 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान ने नॉकआउट मैचेस में क्वालिफाई नहीं किया, जबकि 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया, जिसमें हमारा मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से हो गया, जिसमें हमने ये सोचा था कि हम 1996 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल का बदला बराबर करेंगे इंडिया को हराकर। लेकिन एक दफा फिर हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और इंडिया ने हमें वो मैच हरा दिया। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मैचेस में चोक करने की पाकिस्तान की ये कहानी यहाँ पर नहीं रुकती, बल्कि आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 के क्वार्टर फाइनल में भी पाकिस्तान एक दफा फिर चोक कर गया और ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खाकर इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। जिसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में तो हमने सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किया। अब बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने कब कब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप्स के नॉकआउट मैचेस में चोक किया है। तो इसकी शुरुआत होती है टी20 वर्ल्ड कप 2007 फाइनल से, जिसमें रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुकाबले पर थे। पाकिस्तान को आखिरी ओवर में सिर्फ 12 रन की जरूरत थी और मिसबाह उल हक ने पहली गेंद पर छक्का भी लगा दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मैं बताना नहीं चाहता, तुम लोग खुद ही देख लो। In the air, Sreesanth takes it. India win. जिसके बाद आया टी20 वर्ल्ड कप 2010 और हम एक दफा फिर बड़ी उम्मीद लेकर सेमीफाइनल में जा पहुंचे और सेमीफाइनल में एक दफा फिर हमारा मुकाबला हो गया ऑस्ट्रेलिया से, जिससे हम पिछले 2 नॉकआउट मैचेस हार चुके थे। और इस दफा तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना बदला बराबर कर लेंगे, लेकिन वो इसके बिल्कुल उलट गया। हम मैच में एक अच्छी पोजीशन में खड़े थे, लेकिन माइक हसी ने सईद अजमल को लगातार 3 छक्के लगाकर हमारे मुंह से वो मैच छीन लिया और हम खड़े देखते रह गए। He's gone for it now. The fielder under it. There's nothing he can do because that has gone as well. उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2012 के सेमीफाइनल में हमें हमारे सबसे करीबी दोस्त यानी कि श्रीलंका ने हरा दिया और 2014 और 2016 के वर्ल्ड कप में तो हमने नॉकआउट के लिए क्वालिफाई नहीं। जिसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2021 में तो हम उस टीम को हराकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे जिसे हमने कभी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में नहीं हराया था, यानी कि इंडिया। लेकिन एक दफा फिर हमारा मुकाबला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हो गया और हमें तो उम्मीद थी कि हम इस दफा उस लूजिंग स्ट्रीक को तोड़ देंगे और पिछली हार का बदला बराबर कर देंगे। लेकिन एक दफा फिर ऑस्ट्रेलिया हम पर भारी पड़ गया और फिर इंग्लैंड वालों ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में हमसे अपना पुराना बदला बराबर कर लिया, जब हमने उन्हें ठीक 30 साल पहले उसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया था। उन्होंने हमें उसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टी20 वर्ल्ड के फाइनल में हरा दिया। अब बात करते हैं उस टूर्नामेंट की जो कि हमने अभी हाल फिलहाल में ही जीता है, यही 2017 में, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी 2000 के सेमीफाइनल में हमने क्वालिफाई किया था, लेकिन वहां पर हमें न्यूजीलैंड ने हरा दिया। जिस तरह ओडीआई वर्ल्ड कप के नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया हमारे पीछे पड़ा है, उसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट में न्यूजीलैंड हमारे पीछे पड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2009 के सेमीफाइनल में हमने क्वालिफाई किया, लेकिन वहां पर न्यूजीलैंड ने एक दफा फिर हमें हरा दिया। तो ये तो मैंने तुम्हें कहानी सुना दी कि पाकिस्तान ने कब कब और किस किस आईसीसी इवेंट के नॉकआउट मैचेस में चोक किया है। अब आओ जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की असली रीजन है क्या। पूरे ग्रुप स्टेजेस में अच्छा खेलकर आखिर पाकिस्तानी टीम नॉकआउट में चोक क्यों कर जाती है। तो इसकी सबसे पहली और बहुत बड़ी रीजन है पूर प्रेशर हैंडलिंग। आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट्स में हमारी यही हिस्ट्री रही है, जब जब हमारे प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर आया है तब तब हमारे प्लेयर्स चोक कर गए हैं। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे कि टी20 वर्ल्ड कप 2010 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट आखिरी ओवर में 20 से 21 रन चाहिए थे और पाकिस्तान एक कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, माइक हसी ने सईद अजमल को एक छक्का लगाया, जिसके बाद सईद अजमल प्रेशर में आ गए और उसके बाद उन्होंने अगली 4 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौका खाकर मैच को ही खत्म करवा दिया। सेम ऐसा ही हमारे साथ हुआ टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में कि हम कंफर्टेबल पोजीशन में थे, ऑस्ट्रेलिया को हमने फंसा लिया था उस टारगेट को चेज करने में। लेकिन जैसे ही मैथ्यू वेड का कैच गिरा उस मैच में हसन अली से, अगली 3 गेंदों पर शाहीन शाह अफरीदी ने लगातार 3 छक्के खा लिए प्रेशर में आकर। फिर टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल को देख लो कि जब हम इंग्लैंड के सामने एक अच्छी पोजीशन में आ गए थे, हमने इंग्लैंड को फंसा लिया था वो छोटा सा टारगेट भी चेज करने में। लेकिन जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड होकर बाहर गए, हमारी बाकी की पूरी बॉलिंग लाइनअप भी प्रेशराइज हो गई और हम वो मैच हार गए। तो इससे यही साबित होता है कि जब जब हमारे प्लेयर्स पर नॉकआउट मैचेस में प्रेशर आया है, हमारे प्लेयर्स प्रेशर को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाते और वो मैच हार जाते हैं। इसके बाद इसकी दूसरी बहुत बड़ी वजह है ओवर डिपेंडेंसी ऑन इंडिविजुअल्स। हम जब 1996 ओडीआई वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल हारे थे, तो उसके बाद वसीम अकरम पर इल्जामात लगना शुरू हो गए थे कि वसीम अकरम ने वो मैच नहीं खेला, इस वजह से हम वो मैच हार गए। लेकिन कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की थी कि यार हम वसीम अकरम पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट क्यों हो गए कि वसीम अकरम खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे, अगर वसीम अकरम नहीं खेलेंगे तो हम मैच हार जाएंगे। क्यों उस टीम में और बॉलर्स मौजूद नहीं थे? वकार यूनुस थे, आकिब जावेद थे, ये बाद में तो बड़ी बड़ी डींगे आंकते हैं कि हम ये तो हम वो, तो एक मैच नहीं जितवा सकते थे पाकिस्तान को। ऐसा ही कुछ हुआ टी20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल के बाद भी कि मिसबाह उल हक उस पूरे फाइनल में शानदार बैटिंग करके पाकिस्तान को उस स्टेज पर लेकर आए
जहां से पाकिस्तान वो मैच बहुत ही आसानी से जीत सकता था। लेकिन सिर्फ एक गलत शॉट की वजह से मिसबाह-उल हक को आज तक ब्लेम किया जाता है कि मिसबाह-उल हक ने वो स्कूप शॉट क्यों खेली। लेकिन कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की है कि वो मैच हारने के बाद हमने बाकी प्लेयर्स को ब्लेम क्यों नहीं किया, क्योंकि और प्लेयर्स भी तो खेल रहे थे। जब बाकी सारे प्लेयर्स फेल हो गए तो मिसबाह-उल हक अकेले खड़े हुए थे और वो अकेले ही पाकिस्तान को ऐसी कंडीशन पर लेकर आए थे जहां से पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था। लेकिन हमने वो सोचकर क्या करना है, हमने तो एक प्लेयर को जलील करना है, उसे जलील करके कंट्रोवर्सी करनी है और व्यूज लेने हैं और टीवी चैनल्स वालों ने रेटिंग लेनी है। लेकिन हकीकत तो ये है कि ना तो एक प्लेयर कभी भी किसी टीम को कोई भी टूर्नामेंट जितवा सकता है और ना ही एक प्लेयर कभी भी किसी टीम को टूर्नामेंट हरवा सकता है। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, तो इस वीडियो के बाद उसे भी जाकर चेकआउट कर लेना। वैसे आपको क्या लगता है कि इन आईसीसी नॉकआउट मैचेस में पाकिस्तान के हारने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।